नमस्कार मित्रों, नवग्रह और ज्योतिष ज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारी चर्चा आपके उस प्रश्नों को लेकर के जब जुड़ती है, जब आप हम लोगों को याद दिला देते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे इस नवग्रह और ज्योतिष ज्ञान के बहुत प्रकार के दर्शक हैं। उसमें केवल एक थैसिस सुनना चाहते हैं और नया एक दर्शक स्टॉक मार्केट वाले जुड़ गए हैं। वो हमेशा हमको फोन आते रहते हैं कि गुरुजी वो कब आएगा। चलिए, एक दर्शक होते हैं कि योग की बात सुनना चाहते हैं, जिनका स्तर ऊंचा उठ गया है। उनसे भी ऊंचे स्तर के जो लोग होते हैं वह कुंडली पर यानी अखाड़े में जाना पसंद करते हैं, कुंडली देखना पसंद करते हैं। और वास्तव में कुंडली देखने में जो परेशानियां होती हैं उसको मैं आज एक झलक के रूप में आपको दिखाता हूं कि हाँ, ये कुंडली कैसे बनती है और कैसे हम गणना करके उस पर व्यवस्था करके बताते हैं कि ये ग्रह यहाँ पर रह करके इस तरीका के व्यवस्था करता है। उसकी नज़र, उसकी राशि और उसका प्लेसमेंट कैसा रहा। अगले एपिसोड में मैं चक्र सुदर्शनधारी को प्रणाम करते हुए मैं उनका विवेचन किया था, एक्सप्लेनेशन किया था। एक सज्जन धज्जियां उड़ाते हुए कहे हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं, यथार्थ में कहा हूं। मैं अपने नाम के आगे पराशर जोड़ लूंगा, महर्षि पराशर जोड़ लूंगा, जैमिनी जोड़ लूंगा या कुछ जोड़ लूंगा तो मैं कतई वैसा नहीं हो सकता हूं। ये अंक ज्योतिष भाग्य बदल ज्योतिषशाला नहीं है। समझ गए आप। अब हम ले आते हैं सीधा प्रश्न एक जन्म कुंडली का। ये हमारे पास कोई प्रश्न नहीं आया है, किसी का डेट ऑफ बर्थ होगा लेकिन उनकी कुंडली हमारे पास नहीं आई है दक्षिणावत देखने के लिए। लेकिन इसकी दक्षिणा तभी वसूल होगी मित्रों जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा करके अपने भविष्य में आने हुए चीजों को निमंत्रित कर लें और ज्योतिष में एक कदम हाथ बढ़ाने के लिए कार्यक्रम को शेयर करें। जो पिछले हमारे प्रोग्राम पड़े हुए हैं उसको भी देखने का आप कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपका प्रश्न जो है उसी सारे एपिसोड्स में बंद हो गए हों। फिर दोबारा आपके प्रश्न हमको उकसाएंगे, तब मैं एपिसोड करूंगा, तब देख पाएंगे। लेकिन आपके पास अभी समय है, उसको कृपया देख डालिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप देखेंगे। एक डेट ऑफ बर्थ है 29 अप्रैल 1976। आप भी हमारे साथ अपने चार्ट को खोलिए, मतलब ये चार्ट को। 29 अप्रैल 19 सुबह 6:11 का दिल्ली का जन्म ले लीजिए। ये कोई एक कल्पनीय कुंडली है, मैं ले आया हूं और एक कुंडली को मैं दिखाता हूं कि ये कुंडली किस तरीका से आपके लिए व्यवस्थित हो जाती है और यह आपको समझने और समझाने में किस तरीका से मदद देगी। ये देखिए, लग्न में इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा, ये मैं कल्पना के तौर पर लिया हूं, लेकिन इस डेट ऑफ बर्थ को जब फिलअप कीजिएगा तो यह मिलेगा। जातक हमारे लिए कल्पनीय है। ASE लिखा गया है, यहीं पर सूर्य लिखा गया है, सन लिखा गया है और यहीं पर चंद्रमा लिखा गया है। यदि यहां पर चंद्रमा और सूर्य नहीं रहता तो यह मात्र लग्न कुंडली होती। यदि AS और मून लिखा गया होता तो यह जन्म कुंडली का लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों होती। और यहां पर केवल सूर्य लिखा रहता और ये दोनों नहीं रहता, चंद्रमा और AS नहीं रहता, तो यह सूर्य कुंडली मानी जाती। लेकिन तीनों को मैं एक ही बार बैठा दिया हूं, एक को हटा देता हूं। मैं अब यहां पर लग्न को हटा दिया, लग्न को स्थिर रख दिया। लग्न में सूर्य है
तो इसका एक अलग फल होगा। यह किसका है? मेष का है। अभी उन तर्कों को छोड़ दिया जाए कि यह फल देना निष्क्रिय होगा, किस भाव का मालिक है, अभी इसको छोड़ दिया जाए। अभी आपके पास प्रश्न है केवल कल्पना को सीखना, सुदर्शन चक्र। तो पहले इसकी गणना किया जाए। इसमें दूसरा भाव भी है, तीसरा भाव भी है। इस कुंडली के लग्न मान करके चर्चा कर दिया जाए। तो लग्न मान करके चर्चा किया गया तो यह 4 ही ग्रह का चर्चा हुआ। 4 ग्रह तो अकेले लग्न लेकर के बैठा हुआ है। अब मान लिया जाए कि शुक्र भी कहीं अलग होंगे, बृहस्पति भी कहीं अलग होंगे, तो उनका चर्चा करना लाजिमी बन जाएगा। उस पर हम फल का अंदेशा करेंगे। लेकिन यहां पर रह गया यदि केवल सूर्य, तो सूर्य कुंडली में सूर्य लग्न में है, सूर्य मेष का है, और मेष के सूर्य पर हम 15% चर्चा कर लेंगे। मेष के सूर्य पर हम 15% चर्चा कर लेंगे कि 14 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच में सूर्य ऐसा है, और जोडाइक साइंस में 15% तो यह फल दे ही देगा। अभी लग्न की बात मैं नहीं कहा, उसका फल है। कर्म की बात है, क्योंकि इस सूर्य के पास पैतृक संकट, मैं क्यों कहा हूं कि निष्क्रिय होगा लग्न में, उसका उदाहरण मैं दे देता हूं। एक दिन में मैं मित्रों कितना भी उड़ेलना चाहूं तो या तो एपिसोड इतना बड़ा हो जाएगा, या मुझको बोलने में वह व्यथा और दम नहीं रहेगा कि मैं आपके पास उस तरीका के तर्क को उड़ेल दूं। लग्न स्वयं होता है, माई सेल्फ होता है, तो उसके पास इतनी ज्यादा संपदा हो जाएगी, उतने ज्यादा व्यवस्था हो जाएगा कि वह कुछ करना नहीं चाहेगा। अक्सर हां, ये राजाओं के घर में जन्मे हुए बालक के पास होते हैं जो अपने जीवन को तहस नहस करके खत्म कर देते हैं। इसलिए उस आदमी को सूर्य का निष्क्रिय होना मतलब स्वयं का निष्क्रिय होना। इसलिए नवग्रह और ज्योतिष ज्ञान आप जैसे जातकों को उस तरीका के जोग से पिरो दिया है जो शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है। यह स्वदा एक शास्त्र का खोज है, और नवग्रह और ज्योतिष ज्ञान अपने में एक शास्त्र है। इसको कृपया आप समझिए। फिर वहां से सूर्य हटा, चंद्रमा आ गया। चंद्र कुंडली यह उससे ज्यादा वैलिड होती है। शायद मैं 15% कह दिया हूं, सूर्य 10% ही है, चंद्रमा 15% है। तो चंद्र कुंडली ज्यादा प्रभावित होगी। इस लग्न में चतुर्थ का मालिक सूर्य चंद्रमा बैठा है लग्न में, अच्छा है। अब इसकी नक्षत्र की गणना हम अभी कुछ नहीं करते हैं कि अश्विनी में जन्मा हुआ है या कृतिका के पहले चरण में जन्मा हुआ है या भरणी के द्वितीय चरण में जन्मा हुआ है, नहीं करता। जब नक्षत्र देने वाला फल आ जाएगा, तो एक बार मेरा चर्चा हुआ था कि नक्षत्र का फल यदि आ जाएगा तो भरणी के और अश्विनी के दो अलग अलग होते हैं, तो मेष के चंद्रमा का क्या मतलब हुआ? मेष का भी तो चंद्रमा का कुछ फल होना चाहिए कि मेष राशि है तो उस पर हम फल करते हैं ऐसे। इसलिए नवग्रह और ज्योतिष ज्ञान, हे मेरे पवित्र विचार के जातक, केवल डिग्री पर बात करता है। उससे समझ में आ जाता है कि यह यहां पर बैठा होगा और इस नक्षत्र में बैठा होगा। चलिए हम फिर ले आते हैं इनके कुंडली को। यहां पर बैठे हुए तीनों ग्रह, चंद्रमा, सूर्य और लग्न, यह लग्न भी स्वयं का ग्रह है जिसको पृथ्वी तत्व माना गया है, और यहां पर यह तीनों एक ही तरीका के फल देते हैं। इसलिए जिस जातक के कुंडली में लग्न बलवान हो, लग्न के साथ सूर्य कुंडली बलवान हो, चंद्र कुंडली बलवान हो, तो इसके मन क्रम वचन एक हो जाते हैं और अक्सर ये आदमी सफल हो जाता है, जिसको 3D बेस कहा जाता है। अब आप यदि यह चैप्टर आज पढ़ लेंगे, जानकारी ले लिए होंगे, आ जाएंगे, तब हम कहेंगे 2D, लीनियर और 3D। लीनियर मीन्स एक लग्न हो, उसमें सूर्य और चंद्रमा कोई भी नहीं हो। 2D मतलब एक्स और वाई एक्सिस, जिसको कहा जाएगा कि जिसमें लग्न हो और चंद्रमा हो, वह कहा जाएगा 3D, जिसमें लग्न हो, चंद्रमा हो और उसी पर
जेड एक्सिस पर हमारा सूर्य भी हो, तब जाकर के उस कोऑर्डिनेट का निर्माण होता है। चलिए अब ज्योतिष के उस दुनिया में मैं सारे ज्योतिष प्रेमियों को ले चलता हूं जहां पर स्वेच्छा से ऊपर वाले लोग कहते हैं कि इष्ट सिद्धि किसके पास है, जिसके पास कोऑर्डिनेट है। लोकेशन क्या होता है, कभी भी एक्स और वाई एक्सिस पर जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो 2 डायमेंशन पेपर पर हम एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट से उस पॉइंट का इन्वेशन या लोकेशन दे सकते हैं। इस समय लोकेशन का बहुत ज्यादा जमाना है, हॉटपॉट देखने वगैरह वगैरह का। जब एक्स वाई जेड की बात होती है तब जाकर के हम कहते हैं कि यह वहां आकर के यह होता है। मतलब एक्स का लग्न, वाई का चंद्रमा और जेड का सूर्य, तीनों मिलता है तो यह होता है। यह यहां तक आपको जानकारी होगी। यह पोजीशन वेक्टर आर कहा जाता है। यदि आप ऑनर्स के ऊपर के जातक होंगे तब इसको समझ पाएंगे। ऑनर्स के ऊपर मतलब या तो मैथमेटिक्स होगा या फिजिक्स होगा। आर इज पोजीशन वेक्टर। अब इसके बगल में एक टी लिखा रहता है जिसको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। टी टाइम डायलेशन होता है और उसी टाइम पर यह एक्स वैलिड होगा। एक्स जो है मतलब पोजीशन वेक्टर आर जो है उसी टाइम पर ही वैलिड होगा। जो भी वो बदलेगा ये भी बदल जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू हेज़बर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहती है कि 2 कंजुगेट थिंग्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व साइमल्टेनियसली। यदि हम टाइम बदलता है तो पोजीशन बदल जाता है। इसलिए मित्रों यह यूनिवर्स की जानकारी इस खोपड़ी में सड़ रही है, मैं आपको दे नहीं पा रहा हूं क्योंकि आप स्वार्थ के मृगमरीचिका के फेरे में पड़ करके राहु केतु बुध बृहस्पति मीन मेष में इसी में पड़े रहते हैं और इसी तरीका का प्रश्न लेकर के हमारे पास मिलते हैं। यह सादा जानकारी मैं आप लोगों को एक काल्पनिक डेट ऑफ बर्थ यथार्थ के रूप में लिया और समझाया। यहां पर क्या है, मैं नवमांश दशमांश होरा वगैरह पर कुछ भी नहीं गया। अभी आपके पास जो प्रश्न था उसको भली भांत सुरक्षित ढंग से समझा देना हमारा कर्तव्य था कि चक्र सुदर्शनधारी वह संसार में एक ही है, वो दूसरा कोई हो नहीं सकता। उसके भेष में बरहरुपिया जरूर हो सकते हैं। बरहरुपिया का मतलब समझ गए होंगे, वो जरूर हो सकते हैं। चक्र सुदर्शन एक कुंडली देखने की विद्या है, स्टाइल है। कुंडली जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल कुंडली होती है उसके लिए कभी चंद्रमा से मान करके देख लेना, कभी सूर्य से मान करके देखना, ये सारे हमारे विद्वान गण ज्योतिष लोग करते हैं। ये कोई स्पेशल विद्या नहीं है कि मैं ही केवल देखता हूं। देखने की कला आज आप लोगों के सामने आ गई होगी। यह है, ऐसे देखा जाता है। मैं बार बार कहता हूं कि ज्योतिष देखने में जब तक तर्क का समावेश न हो, ये ऐसा हो जाएगा। मैं एक उदाहरण के तौर पर कहा कि ये ऐसा हो जाएगा, वह हो भी गया तो वह एक लक्ष्य नहीं, वह एक घटना है। वह गणितज्ञ के रूप में नहीं जा सकती है। गणितज्ञ के झोली में तभी आएगी कि हाँ यह पुष्य नक्षत्र ठहरा, शनि का नक्षत्र ठहरा, शनि यहां बैठा हुआ है, बृहस्पति यहां बैठा हुआ है, इससे इतना भाव छोड़ करके यह बैठा हुआ है, उसकी डिग्री यहां पड़ती है, उसकी दृष्टि यहां पड़ती है, तब यह घटना हुई, तब जाकर के हम गणितज्ञ होंगे। और गणितज्ञ के अधीन ही ज्योतिष आता है। बगैर गणित के ज्योतिष सीखना या ज्योतिष के वाक्य को सुनना भी गुनाह है। मित्रों, कैसा लगा कार्यक्रम और कैसी व्यवस्था से आप सीखें? यदि आपके पास कुछ संशय वाला प्रश्न हो, ज्योतिष का प्रश्न हो, तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। ऐसे तर्कों को आप दें, उस पर मैं समय व्यतीत करके उसको हमारे ज्योतिष प्रेमियों के निगाह में संशय को दूर करने के लिए जरूर डालूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको बढ़ाने के लिए, संवारने के लिए, नित्य प्रतिदिन अपने ज्ञान में रोचकता लाने के लिए हमारे चैनल को आप जैसे चतुर जातक सब्सक्राइब किए होंगे।
बेल आइकन को दबा लिए होंगे और शेयर भी करके अपने कमेंट्स बॉक्स में कुछ नसीहत भी दे देते। आज्ञा दे के पी त्रिपाठी को नमस्कार।